हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2025 में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफएमएसएम का पेपर हुआ था। आज की वीडियो में हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। कौन से पार्ट का सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो हमारी जो अदर फैकल्टी है वो आपके साथ डिस्कस करेगी। तो मैं आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिटेल्ड और कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब देन। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए जो मैं दिखाने वाला हूं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा ये नोट्स डाउनलोड करने का। वहां से आप ये नोट्स जो है सॉल्यूशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है और उस 50 मार्क्स में भी 30% मतलब 15 मार्क्स का आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है और बाकी एक पूरे पेपर में आपको एफएम के पार्ट में क्वेश्चन की चॉइस देखने को मिल जाती है। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड था और पेपर के अगर मैं लेवल की बात करूं तो पेपर इजी ही कहा जाएगा क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट एज सच देखने को नहीं मिला। तो एक स्कोरिंग पेपर था इस बार का जनवरी 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन सेक्शन ए। जैसा कि हमें पता है पार्ट वन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेक्शन ए मतलब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देने, जिसमें सबसे पहले आपको एक केस सिनेरियो वन दिया गया और ये जो केस सिनेरियो वन है वो दे दिया गया आपको रेशियो एनालिसिस में से। वीपी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। करंट रेशियो आपके पास गिवन था 1.5:1, फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। सेल्स आपके पास 150 लाख गिवन थी जिसमें क्रेडिट सेल्स रहेगी आपकी 80%, तो 150 लाख का 80% 120 लाख विल बी और क्रेडिट सेल्स, तो बचा हुआ 30 लाख रुपए आपका कैश सेल्स होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इन अ ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100 और क्विक रेशियो गिवन है 1:1, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन है का फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2। दो क्वेश्चन इसमें से दिए गए आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ओनली। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वुड बी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बतानी है और साथ में इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स बताना है। तो सर ठीक है, करंट एसेट्स बतानी है, करंट लायबिलिटी बतानी है, इन्वेंट्री बतानी है और रिसीवेबल बताना है। अगर मैं क्वेश्चन में फिगर्स के नाम पे बात करूं तो फिगर केवल और केवल एक गिवन है अमाउंट टर्म में, दैट इज सेल्स। और सेल्स के बेसिस पे अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सेल्स के बेसिस पे रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैंने जीपी रेशियो यूज किया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लिखा 20%, सेल्स की अमाउंट लिखी 150%, तो 150 का 20% 30 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जैसे ही आपको पास ग्रॉस प्रॉफिट आया और सेल आपके पास गिवन थी तो सेल्स माइनस जीपी करके हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया। सेल्स माइनस जीपी करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया जो कि 120 लाख आ गया। जैसे ही आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चला, जैसे ही आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चला तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज 6 टाइम्स। तो मैंने यहां पे क्रेडिट सेल्स भी पहले निकाल दी कि 150 लाख का 80% 120 लाख इज द क्रेडिट सेल्स और अप्लाई कर दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन था 6, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था यहां पे 120 लाख, यहां पे 120 लाख। अकॉर्डिंगली आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई 20 लाख रुपए की, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 20 लाख रुपए की। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री आ गई 20 लाख रुपए की। इसके बाद क्रेडिट सेल्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे तो आप अप्लाई कर सकते हो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 12। फॉर्मूला अप्लाई किया, एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 गिवन था, डेटर्स कैलकुलेट करना अपना टारगेट था, क्रेडिट सेल्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 120 लाख, मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो यहां से डेटर्स आ गए 20 लाख, डेटर्स आ गए 20 लाख। तो ये क्वेश्चन की सेकंड डिमांड भी थी। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड ये थी कि हमें इन्वेंट्री और रिसीवेबल बताओ। तो इन्वेंट्री भी 20 लाख आया और रिसीवेबल भी 20 लाख आया, तो जो सेकंड पॉइंट है उसका आंसर आपका रहेगा बी,
20 लाख एंड 20 लाख। देन थोड़ा सा आगे मूव ऑन किया हमने। क्वेश्चन अगर दोबारा से देखा जाए तो सर अब हमारे पास करंट रेशियो गिवन था 1.5:1, तो मैंने क्या किया, करंट लाइबिलिटी को एक्स एज्यूम कर लिया। मैंने करंट लाइबिलिटी को एक्स एज्यूम कर लिया तो करंट एसेट 1.5 टाइम है, मतलब 1.5x। देन मैंने जो लास्ट बचा हुआ रेशियो था क्विक रेशियो, उसको अप्लाई कर दिया 1:1, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लाइबिलिटी। 1:1 का रेशियो था, करंट एसेट 1.5x है, स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 20 लाख की, अपॉन में करंट लाइबिलिटी x। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x दैट इज करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट होकर आया 40 लाख, और इसका 1.5 टाइम मतलब 60 लाख आपका करंट एसेट्स है, जो कि क्वेश्चन की पहली डिमांड थी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बताओ, तो आंसर विल बी 60 लाख एंड 40 लाख। 60 लाख एंड 40 लाख, योर करेक्ट आंसर विल बी सी। तो सबसे पहले केस सिनेरियो 1 में आपको एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन दे दिया, जिसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, दो नंबर इसकी वेटेज थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, थर्ड पॉइंट में एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया 1 नंबर का, और बड़ा ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल के पार्ट में से। JKL कंपनी लिमिटेड हैज करंट एसेट्स ऑफ ₹1 करोड़ एंड करंट लायबिलिटी ऑफ ₹50 लाख। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी डिजायर्स टू मेक ए प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो सर वर्किंग कैपिटल क्या आया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 50 लाख रुपए, और इसमें 20% प्रोविजन ऐड करना है, तो 50 लाख का 20% 10 लाख रुपए प्रोविजन ऐड करो, आंसर आ गया। Accordingly, what would be the amount of working capital requirement? 60 लाख will be your correct answer. शो मैंने कर दिया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। करंट एसेट 1 करोड़ गिवन था, करंट लायबिलिटी माइनस किया 50 लाख, तो नेट वर्किंग कैपिटल आया 50 लाख। एज पर क्वेश्चन प्रोविजन बनाना है 20%, तो 50 लाख का 20% 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 60 लाख। तो एक नंबर के लिए छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ लिया, जो 1 मिनट ही लगने वाला है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। 5 नंबर का इस तरीके से ये क्वेश्चन थे 1, 2, 3। इसके बाद इसमें अटैच कर दिया केस सिनेरियो 2। 10 नंबर के और एमसीक्यू पूछने थे, तो केस सिनेरियो 2 जो था वो पूरा का पूरा इन्होंने 10 नंबर का पूछ डाला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 5 क्वेश्चन इसमें दे दिए 2-2 नंबर के, और ये क्वेश्चन था आपका EBIT EPS एनालिसिस में से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता हमारे किसी भी बच्चे ने इसका आंसर गलत किया होगा, मतलब 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ही FM में आएंगे इस MCQ वाले पोर्शन में। इवन हो सकता है किसी के 50 आउट ऑफ 50 भी FM के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि पेपर इजी था। इजी इन द सेंस आप अगर पढ़ के गए हो, स्टडी अच्छे से करके गए हो, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की वहां पे कोई गलती होने के चांसेस। हाँ, कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, वो थोड़ी सी अलग मैटर हो जाता है। देखो जरा केस सिनेरियो 2 देखो। कोरल लिमिटेड इज एन एग्री बिजनेस कंपनी that operates in 2 segments, animal feed and crop protection। सर किसी में भी डील करे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। The company's research and development department has been instrumental in its growth and success। अगेन हमें कोई मतलब नहीं है। The existing capital structure of Coral Limited is as follows। कंपनी का existing जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो है इक्विटी शेयर 1 करोड़, 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 15% डिबेंचर है 30 लाख के, 30,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100। कोरल लिमिटेड desires to expand its horizon in breeding high yielding and disease resistant seeds for increasing agricultural productivity। कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है, एंड द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड अमाउंटिंग ₹100 लाख टू फाइनेंस इट्स बिजनेस एक्सपेंशन प्लान। और इसके लिए कंपनी को 100 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, मतलब हमें ये 100 लाख रुपए कहां से लाने हैं, दिस इज द मैटर। द एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी 76 लाख। कहते हैं जब हम ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड EBIT है वो 76 लाख होगा। EBIT पता चल गया। द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो रेट है वो है 30%। 30%। द कंपनी हैज 2 alternatives for raising this additional fund, plan 1 or plan 2। equity share of ₹10 each to be issued at a premium of 15 per share। सर 10 रुपए का तो शेयर ही है और प्रीमियम होगा 15 रुपए का, मतलब 25 रुपए पर शेयर में आप इश्यू करोगे। 30% मतलब 30 लाख रुपए।
और बचा हुआ जो 70% है उसके लिए 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज टू बी इशूड एट पास। 70% मतलब 70 लाख, क्योंकि 100 लाख रुपए आपको चाहिए। प्लान 1 में कोई प्रेफरेंस नहीं है। प्लान 2 में इक्विटी होगा 10% मतलब 10 लाख का, डिबेंचर होगा 50% मतलब 50 लाख का, और प्रेफरेंस होगा 40% मतलब 40 लाख का। ठीक है सर, अमाउंट पता चल गई आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 to 8। व्हाट वुड बी द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 and 2? एक तो इनडिफरेंस पॉइंट बताना है। दूसरा, व्हाट वुड बी द अर्निंग पर शेयर इन प्लान 1 एंड प्लान 2 एट द इनडिफरेंस पॉइंट एज कैलकुलेटेड बाय यू अबव। जो इनडिफरेंस पॉइंट होगा उस पे ईपीएस क्या होगा वो बताओ। इसके अलावा व्हाट वुड बी द ईपीएस ऑफ द कंपनी इन प्लान 1 एंड प्लान 2? ईपीएस बताओ प्लान 1 प्लान 2 का क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही स्टेटमेंट ऑफ इनकम ही बनाऊंगा जिससे आपको इसका आंसर पता लगेगा। साथ में कहते हैं व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी इफ प्राइस अर्निंग रेशियो इन प्लान 1 12 टाइम और 15 टाइम। तो जब स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाएंगे तो ईपीएस के साथ साथ एमपीएस भी कैलकुलेट कर देंगे। एंड व्हाट विल बी अ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन प्लान 1 एंड 2। तो सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाऊंगा जिससे 6th और 7th का आंसर आपको मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपके लिए तैयार है। स्टेटमेंट ऑफ मार्केट प्राइस, दो प्लान है तो 3 कॉलम बना दिए, पर्टिकुलर्स, प्लान 1 और प्लान 2। सबसे पहले आप ईबीआईटी कंसीडर करते हो, और जो ईबीआईटी है उसको क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। ईबीआईटी होगा आपका 76 लाख का। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे। सबसे पहले तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट माइनस कर दो। 30 लाख रुपए का 15%, 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, भले ही नई फंडिंग कहीं से भी लेकर आना। और नई फंडिंग जो 100 लाख रुपए की है, अगर आप प्लान 1 से लेकर आते हो तो उसमें 70 लाख रुपए का आप 70 लाख रुपए का आप डिबेंचर इश्यू करने वाले हो। 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 9,10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 70 लाख का 13%। अगर आप प्लान 2 में जाते हो तो 15 लाख का 13%, 65 लाख जो है वो आपको, वो 6,50,000 जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ईबीटी आ गया, माइनस कर दो टैक्स। टैक्स का रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 30%। सर ऊपर ही गिवन था, यहां कहां देख रहे हो आप, ये रहा 30%। 30% टैक्स का रेट था, 30% टैक्स आपने माइनस कर दिया तो आप पहुंच गए अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस किया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि प्लान 1 में तो है नहीं, एग्जिस्टिंग में नहीं था, प्लान 1 में भी नहीं है, केवल प्लान 2 में आपको देखने को मिलेगा, वो भी 40% मतलब 40 लाख। और 40 लाख का 7.5%, 40 लाख का 7.15%, यह आएगा 2.86 मतलब 2,86,000। तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करूं तो एग्जिस्टिंग में 10 लाख शेयर्स तो हैं, तो ये 10 लाख शेयर्स तो होंगे ही होंगे, भले आप नई फंडिंग कैसे भी लेकर आओ। अगर आप न्यू फंडिंग प्लान 1 के अकॉर्डिंगली लेकर आएंगे तो आप 30 लाख रुपए के नए शेयर इश्यू करोगे, और शेयर का प्राइस क्या है 25, 10 रुपए का शेयर, 15 रुपए प्रीमियम, 25, तो 30 लाख डिवाइड बाई 25 करोगे तो 1,20,000 नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। टोटल हो जाएगा 11,20,000 शेयर। तो 43,68,000 डिवाइड बाई 11,20,000, ईपीएस आ जाएगा आपका 3.9 का। प्लान 2 में आपकी बात करें तो प्लान 2 में आपको 50 लाख नहीं 10 लाख के नए शेयर इश्यू करने हैं, और 25 के अकॉर्डिंगली तो 40,000 नए शेयर इश्यू करने हैं। तो 10,40,000 टोटल शेयर हो जाएंगे, तो 42,64,000 डिवाइड बाई 10,40,000, इट विल बी 4.1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 3.9 और 4.1। 3.9 और 4.1, इट विल बी ऑप्शन सी। तो जब आपने ईपीएस निकाला ही है तो मल्टीप्लाई कर लो पीई रेशियो से, आप मार्केट प्राइस पे पहुंच जाओगे। और एज पर क्वेश्चन आप पीई रेशियो चेक कर सकते हो। पीई रेशियो आपको यहां पे बताए गए थे, तो ऊपर नहीं बताए गए थे। पीई रेशियो आपको डिमांड में ही बताए गए थे, पॉइंट नंबर 7 में। पी रेशियो 12 और 15 टाइम आपको कंसीडर करना है, तो 12 और 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मार्केट प्राइस पता चल गया 46.8 और 61.5। 46.8, 61.5। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 6 और 7 का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ने एक तो इंडिफरेंस पॉइंट पूछा है, एक इनडिफरेंस पॉइंट पे ईपीएस पूछा, और एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले मैंने इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। इनडिफरेंस पॉइंट के लिए आप इक्वेशन बनाते हो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन 1 में भी सेम इक्वेशन, ऑप्शन 2 में भी सेम इक्वेशन।
इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ईबीआईटी तो आप कैलकुलेट करोगे, इस बारी तो एक्स लिख दिया, माइनस इंटरेस्ट की जो फिगर है यहां से पिक करते रहो, 9,10,000 और 4,50,000, इट विल बी 13,60,000, 13,60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस था नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 11,20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटरेस्ट, फिर से प्लान 2 का पिक कर लो, 6 4 10 11 लाख रुपए आ गया, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, लेकिन यहां पे प्रेफरेंस भी था 2,86,000 का, वो भी डाल दिया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 10,40,000, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। किसी बच्चे को सॉल्व करना नहीं आता हो तो एक बार देख लेना, बाकी आप सबको आता है वैसे। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 34,40,000, 34,40,000। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका 34,40,000, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा ये जो इंडिफरेंस पॉइंट आपने निकाला इस पे ईपीएस निकाल के बताओ। ठीक है सर, दोबारा से एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेटमेंट ऑफ इनकम की बजाय मैंने प्रेफर किया ईपीएस एट इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडिफरेंस पॉइंट पे ईपीएस इक्वल ही आएगा, तो मैंने क्या किया, यहां पे 34,40,000 रुपए इंडिफरेंस पॉइंट रखा एक्स की जगह, माइनस 13,60,000 इंटू 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 11,20,000, इसको सॉल्व किया तो ये आया 1.3। सर प्लान 2 में भी सेम ही आएगा, तो 1.3 एंड 1.3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 6 7 का आप ऑलरेडी आंसर दे चुके हो। 8 की मैं बात करूं तो 8 में छोटी सी डिमांड थी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करके देना था, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। प्लान 1 में इंटरेस्ट था आपका 13,60,000 का, प्रेफरेंस था नहीं तो 13,60,000 ही आएगा। प्लान 2 में अगर बात करें तो इंटरेस्ट था आपका 11 लाख का, लेकिन 2,86,000 आपका प्रेफरेंस भी था, जिसको बिफोर टैक्स लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स रेट से। अकॉर्डिंगली योर करेक्ट आंसर विल बी 13,60,000 एंड 15,08,571, जो कि मुझे यहां पे ऑप्शन डी में मिल गया था, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 15 नंबर के एमसीक्यू का जो पोर्शन था, 2 केस सिनेरियो और एक छोटा सा वो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी वाला क्वेश्चन नंबर 3 देकर कुछ इस तरीके से आपका 15 मार्क्स का एफएम का एमसीक्यू यहां पे क्रिएट किया गया, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा इजी था, और ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इजी रहा होगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी तक 8 क्वेश्चंस कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो जो सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 10 11 केस सिनेरियो गिवन है, फिर तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, क्वेश्चन नंबर 12 to 16। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है एफएम के साथ का, ये हमारे जो एसएम वाले सर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट, तो मैं आ गया पार्ट 2 पे, पार्ट 2 जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस गिवन है एफएम और एसएम के। पार्ट 2 में भी अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए जो है वो एफएम का है और सेक्शन बी जो दिया गया है वो एसएम का है, और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएम। अगेन कह देता हूं, बीच में याद दिला देता हूं आपको, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी ये सजेस्टेड आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको आपके जो 6 पेपर होते हैं, 6 के 6 पेपर के सजेस्टेड आंसर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सको अगर आपने अभी एग्जाम दिए हैं तो, और अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कम से कम पिछले 4 से 5 सालों के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करके जाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको आंसर्स की जरूरत होती है, सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, जो कि इंस्टीट्यूट आपको नो डाउट सजेस्टेड आंसर दे तो देता है पीडीएफ की फॉर्म में, बट कई बार उनको अंडरस्टैंड करना समझना काफी मुश्किल होता है। तो वीडियो के थ्रू आप अगर देखोगे तो वो आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन ए पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, केपी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको दिया गया कैश मैनेजमेंट में से। काफी इजी क्वेश्चन था, आपको मंथली सेल्स दे दी,
आपको मंथली सेल्स दे दी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, आपको ये मंथली सेल्स बता दिए, सारी की सारी फिगर लैक्स में है, साथ में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता दिया 20%, तो सेल में से जीपी माइनस करते ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और क्वेश्चन का कहना है जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हम नेक्स्ट मंथ में पे कर देते हैं, ठीक है। सेल्स जो है वो सारी की सारी क्रेडिट मान लेना, और क्रेडिट पीरियड जो रहेगा वो 2 मंथ्स का रहेगा, ठीक है सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पेड इन द सेम मंथ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जिस महीने के होते हैं उसी महीने में पे कर देते हैं, और आपके पास ये मंथली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है। कब से कब तक सर? जून से लेकर सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक आपके पास ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है। साथ में क्वेश्चन ने कहा कि डिविडेंड हमें पे करना है 3 लाख रुपए का, कब? सितंबर में पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कैश बैलेंस आपको गिवन है 1 जुलाई का 1.5 लाख का, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कैश मैनेजमेंट में कैश बजट जो है वो जुलाई से स्टार्ट करना होगा। यहां पे ध्यान देना, क्या कहते हैं द कंपनी हैज टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, कम से कम आपको 1 लाख रुपए का कैश मेंटेन करना है, ठीक है। इफ देयर इज ए कैश बैलेंस डेफिसिट इन एनी मंथ, अगर आपके पास कभी भी 1 लाख रुपए से कम पैसा दिखाई दे तो कंपनी वुड टेक ए टेम्परेरी शॉर्ट टर्म लोन, तो कंपनी एक टेम्परेरी लोन ले लेगी, ठीक है। एंड इफ कैश बैलेंस एक्सीड ₹2 लाख, 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा दिखाई दे, देन कंपनी वुड इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एक्सेस अमाउंट ऑफ 2 लाख। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई देगा, ध्यान देना कम से कम 1 लाख रुपए रखना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं था, कम से कम 1 लाख रखना है। 1 लाख से कम हो तो लोन ले लेना, लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा हो तो जो 2 लाख से ज्यादा होगा उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। सर ठीक है, इसका मतलब कम से कम 1 लाख रखना है और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रखने की बात चल रही है कि 2 लाख से ज्यादा हो तो इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है कि इग्नोर कर देना इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आप ये मान के चलना जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं उस पर कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कुछ कमाने रहे, मतलब उसको इग्नोर करना है जो भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। सर जुलाई से स्टार्ट करना है और 3 महीने का बनाना है, तो सिंपल जुलाई, अगस्त और सितंबर का बनाना है, तो बना दो कैश बजट, 4 कॉलम में एक पर्टिकुलर्स ले लो, इसके अलावा जुलाई, अगस्त और सितंबर कंसीडर कर लो। मैंने यहाँ पे आंसर आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं फॉर योर टाइम सेविंग। तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैश बैलेंस लेते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस है जुलाई के लिए 1,50,000 का, सारी की सारी फिगर्स मैंने लैक्स में ही लिख दी है, तो 1.5 लाख आपका ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा। कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पैसा आना केवल एक जगह से है, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और वो भी कब? 2 महीने में। तो सर सिंपल सी बात है, जुलाई में आपको मई वाला पैसा मिलना है, तो 12, 15 और 10 लाख विल बी योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। 12, 15 एंड 10 लाख विल बी योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसके अलावा आपको पेमेंट्स करने हैं। पेमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा जीपी 20% है, मतलब सेल्स माइनस जीपी इज 20%, मतलब 80% इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको नेक्स्ट मंथ में पे कर देना है। तो जुलाई में मैं जून का पेमेंट करूंगा, तो 15 का 80%, 10 का 80% और 13 का 80%, 12, 8 और 10.4। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हम सेम मंथ में पे करते हैं। सेम मंथ में पे करते हो तो जुलाई का जुलाई में, अगस्त का अगस्त में, सितंबर का सितंबर में। 1.2, 1 और 1.3, 1.2, 1 और 1.3। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि एक डिविडेंड पे करना है अपने को 3 लाख रुपए का, वो भी कब? सितंबर में। तो सर सितंबर में 3 लाख रुपए का डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं, कर दिया। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, खर्चा वर्चा तो कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जुलाई का बैलेंस निकाला तो ये आया केवल और केवल 0.3 मतलब 30,000। बट क्वेश्चन ने कहा था कि अगर कैश बैलेंस 1 लाख से कम हो तो लोन ले लेना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लोन ले लिया है 70,000 रुपए का, अकॉर्डिंगली 1 लाख पे पहुंच गया, और ये 1 लाख नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बना दिया। देन जब अगस्त का प्लस माइनस किया तो अगस्त का बैलेंस आया 7 लाख रुपीज का। सर क्वेश्चन ने कहा था 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो ना तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देना, तो मैंने यहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया है 5 लाख का, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास 2 लाख बच गया। ये 2 लाख ले गया, सितंबर का ओपनिंग बनाया,
और सितंबर में मेरी नेगेटिव फिगर कैलकुलेट होके आई, और जब नेगेटिव फिगर आई तो मुझे तो सर 1 लाख रखना है, तो ये 3.7 लाख का मैंने लोन ले लिया। तो इस तरीके से आप ये 5 नंबर का जो कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर सकते। तो वर्किंग कैपिटल में इस बार आपको एक तो ऊपर 1 नंबर का वो क्वेश्चन देखने को मिला, और एक ये 5 नंबर का कैश मैनेजमेंट भी है। इसके बाद भी आपको वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा, वो देखते हैं जब भी आएगा आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है, अगर उसको हम देखें तो बी पार्ट आपको दिया गया 5 मार्क्स का दिया गया, और इस 5 मार्क्स में आपसे लेवरेज का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के आई थिंक कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो, किसी का गलत होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 1B, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्जिम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख का, रिटेन अर्निंग है 4 लाख का, डिबेंचर्स है 40 लाख के जिसका 12.5% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 40 लाख का 12.5%, 5 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना है। करंट लाइबिलिटी है इधर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट है 80 लाख की। द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर फिक्स्ड कॉस्ट, ध्यान देना पर एनम गिवन है एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, और सर हमें एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट ही चाहिए होता है 16 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70% रहेगी, मतलब सेल्स का 70% वेरिएबल कॉस्ट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है 2.5 टाइम्स सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स, और इनकम टैक्स का रेट है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। सर इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम तो बनाना है, बट स्टेटमेंट ऑफ इनकम में सबसे पहले लिखने के लिए आपको सेल्स की जरूरत पड़ेगी, जो आप कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। तो टोटल एसेट 80 लाख की है, तो इसका 2.5 टाइम्स 200 लाख रुपए आपका सेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेल्स अपॉन में टोटल एसेट 2.5, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन है, सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल एसेट बैलेंस शीट का टोटल 80 लाख, सेल्स आ गई 200 लाख। अकॉर्डिंगली मैंने बनाना स्टार्ट किया स्टेटमेंट ऑफ इनकम, सेल्स 200 लाख, एज पर क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो 140 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गया 60 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 16 लाख रुपए की, माइनस कर दिया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 44 लाख। एज पर क्वेश्चन आपके पास 40 के डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं, 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर बैलेंस शीट, तो 40 लाख का 12.5%, 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया आपका 39 लाख, जिसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया एट द रेट ऑफ 30%, 11.7 लाख, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 27.3 लाख। क्वेश्चन में प्रेफरेंस तो था नहीं, तो इसी को जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है बैलेंस शीट में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 20 लाख रुपए की कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 20,000 मतलब 0.2 लाख, तो 27.3 डिवाइडेड बाई 0.2 किया तो 136.5 आपका ईपीएस आ गया। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, 60 लाख डिवाइड बाय 44 लाख, इट विल बी 1.36 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, 44 अपॉन में 39, इट विल बी 1.13 टाइम्स। combined leverage is nothing, it is the multiplication of operating leverage and financial leverage, 1.36 into 1.13, it will be 1.54 times. Simple easy question, वेटेज थी इसकी 5 नंबर की। सर 5-6 मिनट 5 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट मिलते हैं। मुझे नहीं लगता इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 9 मिनट लगे होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी सारे इस तरीके के क्वेश्चन करके जाते हो। इसके बाद इसके साथ सी पार्ट अटैच कर दिया, और ये जो सी पार्ट है ये भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, एंड दिस इज गिवन फ्रॉम डिविडेंड डिसीजन टॉपिक, यस वॉल्टर मॉडल डिविडेंड डिसीजन। और सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, फिगर में भी एक आध इधर उधर हो सकती है, बाकी तो बिल्कुल पैटर्न सेम पैटर्न का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ है, अपनी क्लासेस में आप करके जा रहे हो। 1C देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एलपी लिमिटेड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 40 लाख का, टैक्स है 30%, तो 40 लाख में से 30% माइनस कर देंगे, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख का है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स की अगर जरूरत पड़ी तो 4 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर रहेगा आपका 18% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही आपका रहेगा 15% का, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 50% का। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज पर
वॉल्टर मॉडल। याद करो वॉल्टर मॉडल में P0 का फॉर्मूला D प्लस E माइनस डी इंटू आर अपॉन में के होल डिवाइड बाई के। सर फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई करा हुआ है, D प्लस ब्रैकेट में E माइनस डी इंटू आर अपॉन में के होल डिवाइड बाई के। सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने कैलकुलेट कर दिया, 40 लाख रुपए गिवन था तो 30% टैक्स रेट था, तो 40 का 70% 28 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। और अगर आपका 28 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और नंबर ऑफ शेयर्स जैसा कि मैंने कहा 4 लाख है, तो 7 रुपए पर शेयर आपका ईपीएस आ गया, ई आ गया। और क्वेश्चन कहता है डिविडेंड पे आउट हमारा 50% है, तो 7 का 50% 3.5 आप डी पे करोगे। बस डेटा आपके पास सारा आ गया, डी 3.5 प्लस ई 7 माइनस डी 3.5 इंटू आर अपॉन में के ई। आर गिवन है 18%, के ई गिवन है 15%, होल डिवाइड बाई के ई 15%, आंसर आ गया 51.33। पहली डिमांड तो यही है क्वेश्चन की। दूसरी डिमांड में भी ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन दूसरे पॉइंट में कहता है टू डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो। इस बार डिविडेंड पे आउट रेशियो बताओ बाय अप्लाइंग द वॉल्टर मॉडल, सेम मॉडल, assuming the price of the equity share of the company is 48। सर इस बार P बता दिया, इस बार P0 जो है वो 48 आपको बता दिया। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना तो D निकाल लो, तो मैंने D लिख दिया, प्लस E लिख दिया माइनस डी इंटू आर अपॉन में के होल डिवाइड बाई के। इसको कर दिया सॉल्व, इसको कर दिया सॉल्व, और इसको सॉल्व किया तो डिविडेंड आया 6 रुपए, डी आया 6 रुपए। आपका अर्निंग कितना है 7, और अगर 7 में से 6 रुपए का आप डिविडेंड पे करोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 85.71%। तो अगेन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट था 5 नंबर के लिए काफी ज्यादा इजी था। तो अभी तक आपने 15 नंबर के एमसीक्यू और 15 नंबर का ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर दो तो ठीक है, अदरवाइज तो इसमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने चाहिए अभी तक जो आपने पेपर किया है उसमें। इसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, गो फॉर प्रैक्टिकल। अगर हमारे एफएम की आप बात कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 100% प्रैक्टिकल देखने को मिल गया, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको थ्योरी देखने को मिल गया। जिस भी बच्चे का पेपर है उसने काटा मारी रखा है, क्योंकि थ्योरी अटेम्प्ट करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। एफएम का पेपर 100% प्रैक्टिकल, और इतना इजी पेपर अगर आपके सामने आ रहा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको थ्योरी के लिए जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो आपको दिया गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में से 7 मार्क्स की वेटेज का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू सीएमसी लिमिटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20 लाख, बुक वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है 1 करोड़, बुक वैल्यू ऑफ 12% बैंक टर्म लोन है 25 लाख, मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का 55 का, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर 108 रुपए, फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर की 10, कन्वर्टिबल डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, बीटा गिवन है 1.5, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 4.5%, इक्विटी का रिस्क प्रीमियम गिवन है 9%। सर हम समझ गए सीएपीएम मॉडल अप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, आरएफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। रेट ऑफ टैक्सेशन गिवन है 30%, 30%। The company expect that the shares prices will rise in future at an average rate of 6% per annum. टैक्स का रेट 30% था। The company expect that the share prices will rise in future at an average rate of 6% per annum. 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मतलब ये जो 55 रुपए है शेयर का प्राइस, ये 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। द 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच विल बी कन्वर्टेड इन 6 year टाइम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:4, दैट इज 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिवेंचर। आपका जो डिवेंचर है वो 6 साल के बाद 4 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक डिवेंचर 4 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ 12% टर्म लोन जो है वो एट पार ही रहेगी, नहीं भी बोले तो टर्म लोन की वैल्यू हम सेम रखते हैं। क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल ही थी, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल के देना था बाय अप्लाइंग सीएपीएम मॉडल, जिसका फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। आरएफ गिवन था 4.5% प्लस बीटा गिवन था 1.5, रिस्क प्रीमियम गिवन था 9, तो अकॉर्डिंगली इसका सीधा सीधा आंसर आ गया मेरे पास 18%।
18%। इसके बाद क्वेश्चन की सेकंड डिमांड थी कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर केडी निकाल के बताओ यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। सर अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला वही होता है जो आप नॉर्मली अप्लाई करते हो, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी जो लिखते हो रिडम्पशन वैल्यू, उसकी जगह मैंने यहाँ पे सीवी लिखा है, दैट इज कन्वर्टिबल वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में रिडम्पशन को लेकर कुछ नहीं है लेकिन कन्वर्जन को लेकर है। माइनस P0 या NP डिवाइड बाई N होल डिवाइड बाई CV दैट इज कन्वर्टिबल वैल्यू प्लस NP डिवाइड बाई 2। देखो 100 रुपए की फेस वैल्यू का ये डिबेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू का ये डिबेंचर है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 100 का 10% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30% प्लस सीवी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीवी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक डिबेंचर 4 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 6 साल के बाद। क्वेश्चन ने कहा है कि एक शेयर 4 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और अभी जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है 55 और ये 6% की ग्रोथ के साथ बढ़ेगा। तो 55 को अगर आप 6% ग्रोथ के साथ 6 साल तक इंक्रीज करेंगे तो ये 78 रुपीज आ जाएगा, ये 78 रुपीज आ जाएगा। सर 78 रुपीज एक शेयर का आएगा और आपके कितने शेयर होंगे? 4, तो 78 इंटू 4 312 रुपए। 312 रुपए जो है दैट विल बी द कन्वर्टिबल वैल्यू माइनस आज इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का? सर आज इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 108 रुपए का, होल डिवाइड बाई 312 प्लस 108 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 19.5% इन राउंड ऑफ। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन। सर केडी निकालना, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%, तो इट विल बी 0.084, 8.4% आ जाएगा सीधा सीधा। इसके बाद क्वेश्चन की फोर्थ डिमांड थी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करके दे दो बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो ठीक है, मैंने स्टेटमेंट ऑफ WACC बनाया मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। सोर्सेज में 3 सोर्सेज थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर और 12% टर्म लोन। वैल्यू में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर और टर्म लोन की मार्केट वैल्यूज लिखनी है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि सर 20 लाख शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? 20 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर है 55 रुपए का, तो वैल्यू मैंने लैक्स में लिख दी 1100 लैक्स। जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स जो हैं वो 1 करोड़ की वैल्यू के हैं जो 108 के चल रहे हैं, तो सर 108 लाख के हो गए। और टर्म लोन की जो मार्केट वैल्यू है वो सेम लिखनी है, तो 25 लाख को 25 लाख ही लिख दिया है। ठीक है, इसके रेशियो बना लिए हैं। टोटल आया 1233, 1100 डिवाइड बाई 1233.89, 108 डिवाइड बाई 1233.09, 25 डिवाइड बाई 1233.02। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। इक्विटी शेयर कैपिटल का रेट आपने कैलकुलेट किया था 18%, 0.18। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर का रेट कैलकुलेट किया था 0.1952 और टर्म लोन का 0.084। डब्ल्यू को सीओसी से मल्टीप्लाई करके समअप कर दिया तो आपको आपका आंसर मिल गया 17.95%। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A। 7 मार्क्स की वेटेज का था, 10-12 मिनट में आराम से आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। 15 मिनट भी लग गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो बी पार्ट अटैच किया गया वो केवल 3 नंबर का, दैट इज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट का इसका आंसर था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू MST लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। आपको पीरियड गिवन थे, रॉ मटेरियल पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश्ड गुड्स पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स पीरियड। और क्वेश्चन ने कहा द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 4 लाख वाज 60 लाख। सर पूरे साल में 60 लाख रुपए की कॉस्ट आई जिसमें 4,80,000 का डेप्रिसिएशन भी था। पूरे साल में आप 360 दिन मान के चलना। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कहा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बताओ। पहले 4 पीरियड ऐड करके आपको इसमें से 5वां पीरियड माइनस करना था। आंसर आपके लिए रेडी है। सर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। कॉपी कर लिया। क्वेश्चन में से 61 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 माइनस 60, योर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विल बी 96 डेज। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड में बोला नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, तो 360 दिन है
और एक साइकिल अगर 96 डेज में कंप्लीट होगा तो 3.75 मतलब राउंड ऑफ में 4 साइकिल आप कंप्लीट कर सकते हो। 3.75 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला होता है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पीरियड्स मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो 60 लाख रुपए की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, 4,80,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से मैं कैश कॉस्ट बेसिस के अकॉर्डिंगली जा रहा हूं, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन गिवन ही है तो उसकी इज्जत करते हुए वी कैन से सर मैंने उसको कंसीडर कर लिया है। डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 96 का आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो ये आंसर विल बी 14,72,000। सर 3 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट ले लोगे इस तरीके के क्वेश्चन में? 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा तो मतलब ही नहीं बनता। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था अगेन इजी क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए आपको 6 नंबर के लिए दे दिया। टॉपिक कौन सा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। और पार्ट बी जो है अगेन आपको रेशियो में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए। देखो, एसआरटी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्टील रोड्स and is now considering to purchase a new aluminum smelting and molding plant. This plant will have the cost of ₹20 lakh to purchase and install the plant. सबसे पहले आपको आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो पता चल गया 20 लाख का। It has a useful life of 5 years with a residual value of 1 लाख। सर स्क्रैप वैल्यू भी 1 लाख रुपए की, तो अगर एसएलएम मेथड अप्लाई करोगे तो 20 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, 3,80,000 रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन आ जाएगा और टर्मिनल कैश इनफ्लोज में 1 लाख रुपए ये भी आ जाएंगे। प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम द न्यू प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख यूनिट्स पर ईयर। 1 लाख यूनिट पूरे साल में बेचेंगे। अदर एस्टिमेट आर एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस 150 रुपए का, तो 1 लाख इंटू 150 लाख विल बी योर सेल्स। डायरेक्ट कॉस्ट रहेगी आपकी 100, तो 1 लाख इंटू 100 लाख विल बी आवर डायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान देना इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 8 लाख रुपए पर एनम, तो डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 8 लाख रुपए सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द अबव विल बी ₹1 लाख एंड 1,60,000 फॉर ईयर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सर आपको हर साल का डेटा अलग अलग बनाना पड़ेगा, मतलब इवन 1 और 2 का तो अलग अलग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक मार्केटिंग एंड प्रमोशन की कॉस्ट अलग अलग गिवन है। एडिशनली कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एंड स्टॉक विल इंक्रीज इन ईयर 1 बाई ₹1,50,000 एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। डेटर्स में और स्टॉक में आपको 1.5 लाख और 2 लाख मतलब 3.5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाई ₹1 लाख इन ईयर 1। सर ईयर 1 में 2 करंट एसेट्स आपकी बढ़ी और 1 करंट लाइबिलिटी, तो हम तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज दिखाते हैं, तो 3.5 लाख की एसेट बढ़ी करंट एसेट और 1 लाख की करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी नेट इफेक्ट आएगा आपका 2.5 लाख का वर्किंग कैपिटल का आप इंक्रीज दिखा सकते हो। Debtors, stock and creditors will be recouped at the end of the 5th year। नहीं भी बोले तो भी हम रिक्यूब दैट इज रिलीज करवाते ही करवाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 18% रहेगा, टैक्स का रेट 30% एंड इज पेड इन द ईयर इन विच प्रॉफिट आर मेड। सर उसी महीने उसी साल में पे करते हैं। डेप्रिसिएशन इज टैक्स डिडक्टिबल, कंपनी फॉलो एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। नहीं भी बोले तो भी हम एसएलएम यूज करते हैं। कैलकुलेट द एनपीवी और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बताना है और एडवाइस करना है प्लांट में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। सर देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, सिंगल फिगर है 20 लाख। एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करवा देता हूं, एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करवा देता हूं। तो मैंने क्या किया, ईयर 1 और 2 में मार्केटिंग के खर्चे अलग अलग होने की वजह से ईयर 1 अलग ले लिया, 2 अलग ले लिया, 3 to 5 एक साथ ले लिया क्योंकि उसमें अलग अलग फिगर्स नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1 लाख इंटू 150 इट विल बी 150 लाख इन ईच ईयर सेल्स। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख इंटू 100 1 करोड़ इन ईच ईयर। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी 8 लाख रुपए, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, तो मैंने सीधा सीधा माइनस कर दिया 8 लाख रुपए, इसमें डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा एक मार्केटिंग का खर्चा है 1 लाख और 1,60,000 केवल फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में माइनस कर दिया, तो हम पहुंच गए अर्निंग बिफोर टैक्स पे सीधा सीधा, जिसमें से माइनस कर दिया 30% का टैक्स, तो हम पहुंच गए अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में हमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, तो डेप्रिसिएशन ऊपर इस फिगर के अंदर माइनस हो चुका है, बस ऐड बैक कर दो। ऐड बैक के लिए मैंने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर दी। 20 लाख इज द परचेज कॉस्ट, 1 लाख रुपए रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 5, 3,80,000 रुपए हर साल में ऐड बैक कर दिया। और साथ में क्वेश्चन में जो
3.5 लाख की करंट एसेट बढ़ाई थी, 1 लाख की करंट लायबिलिटी, तो नेट इफेक्ट दिखा दिया, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज हुआ 2.5 लाख का, 2.5 लाख का। अकॉर्डिंगली आपके पास 30 लाख, 32 लाख 8,000 और 33 लाख 20,000 का ये एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। साथ में मैंने टर्मिनल कैश इनफ्लो भी कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि दो फिगर थी, एक तो रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए की ये वाली, और एक ये 2.5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल रिलीज। 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए आपका टर्मिनल कैश फ्लो भी आ गया। अकॉर्डिंगली हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना था, तो स्टेटमेंट बना दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का। 1 2 3 4 5 अलग अलग ईयर ले लिया। फर्स्ट ईयर में 30 लाख, सेकेंड ईयर में 32 लाख 8,000, थर्ड ईयर में 3320, फोर्थ ईयर में 3320, फिफ्थ ईयर में 3320 के साथ साथ 3.5 लाख रुपए का टर्मिनल कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 18% के रेट के गिवन थे ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन से, 0.847, 0.718, 0.609, 0.516 और 0.3437। बस सर मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो काफी बड़ी अमाउंट आई, 1,1,83,135। मैं बड़ी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केवल और केवल आउटफ्लो 20 लाख का ही था। अकॉर्डिंगली एनपीवी काफी सारा पॉजिटिव आ गया, 81,83,134। तो ऑफ कोर्स एनपीवी के बेसिस पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना ही है। साथ में आपको पीआई कैलकुलेट करना है, तो 1,01,83,134 डिवाइडेड बाई 20 लाख कर दोगे तो पीआई आ जाएगा 5.09। प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, प्लांट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एनपीवी पॉजिटिव है और पीआई ग्रेटर देन 1 है। इजी क्वेश्चन था, इसमें भी मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई दिक्कत आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3B था सर, काफी ज्यादा इजी से एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, लगा कि भाई बच्चों को 4 में से 4 नंबर दे दो रेशियो में से। द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्काईपैक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज 2 लाख। शेयर कैपिटल दे दिया 2 लाख का। द रेलिवेंट रेशियोज ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। करंट डेट टू टोटल डेट था 0.35, करंट डेट डिवाइड बाय टोटल डेट। टोटल डेट टू ऑनर्स इक्विटी था 0.65, तो मैंने सबसे पहले ये अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑनर्स इक्विटी गिवन था 2 लाख, तो मैंने यहां से टोटल डेट कैलकुलेट कर दिया, जो कि 1,30,000 आ गया। टोटल डेट टू ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन में ऑनर्स इक्विटी। रेशियो 0.65 गिवन था, ऑनर्स इक्विटी 2 लाख, तो टोटल डेट आ गई 1,30,000। जैसे ही टोटल डेट आई तो मैंने पहला रेशियो भी अप्लाई कर दिया, करंट डेट टू टोटल डेट, क्योंकि 1,30,000 का 35% आपका करंट डेट है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, करंट डेट टू टोटल डेट इज इक्वल टू करंट डेट अपॉन में टोटल डेट। 0.35 प्रोपोर्शन गिवन था, करंट डेट कैलकुलेट करना चाह रहा था मैं, क्योंकि टोटल डेट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 1,30,000, तो 1,30,000 का 35% 45,500 करंट डेट आ गया। इसके बाद जो थर्ड रेशियो था आपके पास, फिक्स्ड एसेट टू ऑनर्स इक्विटी। सर ऑनर्स इक्विटी 2 लाख गिवन था, तो फिक्स्ड एसेट इसका 55% है, तो 1,10,000 आपका फिक्स्ड एसेट आ गया। फिक्स्ड एसेट टू ऑनर्स इक्विटी फॉर्मूला लग गया, फिक्स्ड एसेट अपॉन में ऑनर्स इक्विटी, 0.55 रेशियो गिवन था। फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ऑनर्स इक्विटी क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख, तो फिक्स्ड एसेट आपको 1,10,000 यहां पे मिल गया था। इसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन था, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन था। तो अब आपके पास देखो, अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात करूं, तो लाइबिलिटी साइड विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो आपके पास टोटल डेट भी था और आपके पास ऑनर्स इक्विटी भी था, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो यहां से आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते थे। मैंने अप्लाई किया टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 गिवन था। टोटल एसेट्स मैंने यहां पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दी है कि सर जो टोटल डेट्स प्लस ऑनर्स इक्विटी है दैट विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितना होगा, 2 लाख प्लस 130 330, और अगर 330 आपका टोटल एसेट्स है तो इसका 2.5 टाइम्स 8,25,000 रुपए आपका सेल्स होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन था, बट पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आप सीओजीएस कैलकुलेट कर सको। तो मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप सीओजीएस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में आप इन्वेंट्री टर्नओवर में सेल्स कंसीडर कर सकते हो। तो ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर 10 गिवन था, सेल्स आप कैलकुलेट कर चुके थे 8,25,000, तो इन्वेंट्री आ गई 82,500। क्वेश्चन चाहता था 4 नंबर के लिए हम आपको बैलेंस शीट बना दें, तो सर बैलेंस शीट आपके लिए बना दी, बैलेंस शीट आपके लिए बना दी, ये रही आपके लिए बैलेंस शीट। ऑनर्स इक्विटी क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख, और मैंने क्या किया, मैंने करंट डेट और लॉन्ग टर्म डेट को अलग अलग कर दिया। टोटल डेट 130 था, करंट डेट था 45,500,
तो 130 में से 45,500 माइनस करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म डेट पता चल जाएगा 84,500। करंट डेट आपने निकाली था 45,500, टोटल आ गया 330। फिक्स्ड एसेट आपने कैलकुलेट कर लिया था 1,10,000। इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर लिया था 82,500। तो जो बैलेंस होगा वो आप अदर करंट एसेट्स में लिख दोगे। अकॉर्डिंगली आपका 3,30,000 रुपए जो है वो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इतना ही पेपर अटेम्प्ट करना था। और ये जो एफएम का पोर्शन है 50 नंबर के लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको लेंदी भी बोलूं। जैसे कॉस्टिंग में पेपर लेंदी था, इजी था बट लेंदी था, बट एफएम में तो मैं इसको लेंदी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको 1.5 घंटा मिलता है इस 50 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और 1.5 आवर्स इस पेपर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी था जो कि थ्योरी क्वेश्चन था। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो थ्योरी के लिए आप जा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के पेपर में आपको थ्योरी के लिए जाना चाहिए। बट फिर भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना चाह रहे हो अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आपको ये थ्योरी क्वेश्चंस भी करके जाने चाहिए। तो इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे तो रहा हूं, आप रीड कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग। पहली डिमांड थी एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिंक्ड बॉन्ड्स। जो आपके सिलेबस में टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का एक थ्योरेटिकल टॉपिक गिवन है, उसमें आप पढ़ते हो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिंक्ड बॉन्ड। इसका आंसर जो है वो मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आप एक बार रीड करके देख लेना। पूरा आंसर मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिया डिटेल्ड में, आप इसको रीड जरूर करके देख लेना। अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, जनवरी 25 में एग्जाम दिया, अटेम्प्ट किया है, तो बिल्कुल जरूर पढ़ के देखो कि आपने कितना ठीक किया है। अपकमिंग एग्जाम के लिए जा रहे हो तो भी करके जाओ, अगर आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ जाए तो कर सको। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर हमारा जो टॉपिक सब्जेक्ट का पहला ही टॉपिक है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया है और इसके 4 एडवांटेजेस भी मेंशन कर दिए। इसके अलावा जो सी पार्ट था उसमें ऑप्शन भी था। कुछ एग्जामिनर ने कहा स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल बैंकिंग या फिर स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। वर्चुअल बैंकिंग के लिए अगर आप जाते हो, आप कैश मैनेजमेंट के टॉपिक में जा सकते हो। कैश मैनेजमेंट में से ये गिवन था, कैश मैनेजमेंट में से ये गिवन था, और ये 2 आपको एडवांटेजेस लिख देने थे वर्चुअल बैंकिंग के। और लास्ट में अगर आप जाते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉपिक में से थ्योरी क्वेश्चन गिवन था एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। एक बार आप इसको रीड जरूर करके देखेंगे। देखो मैं पढ़ दूं आप पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें ऐसे मैं तो सजेस्ट भी नहीं करता कि आप थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाओ, क्योंकि चॉइस में आपको देखने को मिल रहा था। और वैसे भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें मेनली आपको प्रैक्टिकल पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और हमारा भी टारगेट आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं वो कितने ठीक किए हैं ये मैच करवाना, ताकि आप अपना एक एनालिसिस कर सको सर मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। अकॉर्डिंगली एक तो मेन पर्पज ये होता है इस वीडियो का, दूसरा मेन पर्पज ऑफ कोर्स आने वाले जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेनिफिशियल पॉइंट कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए पेपर का। तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में गिवन है, वहां से डाउनलोड करो, वीडियो देखो, आपको इधर उधर कहीं पे भी जाने की जरूरत है ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो डिस्कस किया है। मैंने लास्ट में क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर जो एसएम का पार्ट है, सेक्शन बी जो है, वो हमारी जो एसएम की फैकल्टी है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो वेट फॉर द वीडियो, एसएम का वीडियो भी जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। और लास्ट में अगेन याद दिला देता हूं, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल था, अच्छा लगा हो, लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।